नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेते हुए वो माफी मांगी। सवाल हालांकि बीजेपी वाले वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत दरिया दिली दिखाई और किसानों के प्रति उन्होंने कहा कि ये कानून वो किसानों के हित में थे और उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई जो कि किसानों को समझा नहीं पाए और इसीलिए उन्होंने माफी मांगी। जो मैंने जो ये पार्टियां थी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, जिसे कि आप लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, वो और भी पार्टियां, ये समाजवादी पार्टी, वाम दल और तरह की पार्टियां या केजरीवाल की जो है आम आदमी पार्टी, वो इसको कह रहे हैं कि किसानों ने जो है सरकार को झुका दिया और वो तो यहां तक व्यंग कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव था और इसलिए जो है उनको ऐसी घोषणा, वो चुनाव को देखते हुए ऐसी घोषणा उनको करनी पड़ी। कुछ कहते हैं कि भाई सरकार झुकती है, लोग झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। तो ये जो दरिया दिली श्री मोदी जी ने जो दिखाई, वह दरिया दिली के रूप में लोगों को नहीं देखी गई बल्कि एक कायरता का प्रतीक दिखा। ये कायरता का मैंने जो पहले कायरता की जा रही थी उसी कायरता को आगे बढ़ाने वाला एक कदम के रूप में देखा गया और उसका नतीजा यह हुआ कि जो दूसरी जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके हौसले बढ़ गए और सीए भी वापस हो और भी इस तरह से कानून वापस हो और यदि सीए वापस होता है तो 3 तलाक वगैरह पर भी जोर रहेगा और यही उन सबों की भाषा रहेगी कि ये जो है 3 से 3 बीजेपी की और 3 से 35 एनडीए की एमपी वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो है ये सरकार झुकती है और इन मुट्ठी भर जो है देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों के आगे अब वो कहते हैं कि ये झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए। भारतीय अवाम ताकत दल का इसके आगे जो भारतीय जनता ताकत दल
इस पूरे परिदृश्य में जो देख रहा है कि जब सीए पर हिंसा हुई तो उस हिंसा को एक पक्ष ने भड़काया। वो पक्ष कौन था? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस की सोनिया गांधी ने इसी रामलीला मैदान से सरेआम यह जो है उस आंदोलन के लिए भड़काया। और किन शब्दों में भड़काया, और खास करके किसको लक्षित करते हुए? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को, अपने भारतीय समाज के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को लक्षित करते हुए, उसको टारगेट करते हुए ये माने भारत विरोधी सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान से आह्वान किया और उस पर आंदोलन के लिए भड़काया। और किन शब्दों में मैं आह्वान किया था कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो? घरों में बैठने वाले कायर कहलाएंगे। घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और उसका इशारा था कि हिंसा फैलाओ, तोड़फोड़ करो, आगजनी फैलाओ, या इस प्रकार से वो देश को अस्थिरता की आग में झोंको। ये पूरा भड़कावा था उस देश विरोधी सोनिया गांधी का रामलीला मैदान से। और इसी प्रकार और भड़काऊ भाषण जो है वो गद्दार किस्म का जो राहुल गांधी है उसके द्वारा भी, और प्रियंका आदि के द्वारा भी। ये सबको मालूम है हिंसा करवाई किसने? आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल है उसने अपने अमानतुल्लाह के द्वारा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में उस बस में आग लगवाई। और देश ने देखा होगा कि वो तो जो कंडक्टर ड्राइवर उस बस के बड़े माने, और उन लोगों ने काफी होशियारी की कि सारे यात्रियों को बाहर निकलवा दिया, अन्यथा जो है वो सारे यात्री मारे जाते उस केजरीवाल के अमानतुल्लाह के द्वारा। और तोड़फोड़ हुई, काफी हिंसा फैली। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तो यहाँ तक कि अब वो आग जो भड़की तो इस तरह के नारे लगे कि वो हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर, इत्यादि है। जब दूसरी बार भी हिंसा फैली और काफी फैली, और ये मैंने शाहीन बाग को देखते हुए ये, और शाहीन बाग के ही तर्ज पर जो है अन्य जगहों पर दिल्ली की सड़कों को जाम करने के लिए जब इस तरह से ये देश विरोधी ताकतें, और जब उतना शाहीन बाग में क्या किया इन सबों ने, इन देश विरोधी ताकतों ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो मासूम हमारी माताएं और बहनें थीं उनका इस्तेमाल किया। लोग मानते हैं कि भाई यानी और महिलाओं पर पुलिस प्रशासन या और वही शासन का जोर नहीं चलता है, यही समझ करके उनके कंधों पर अपने निस्वार्थ की बंदूक चलाने का एक साजिश किया। और इसलिए इन सबों ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के वो माताओं बहनों के दिमाग में इसी संबंध में मैंने झूठ और अफवाह का जहर भर करके उनको शाहीन बाग, और शाहीन बाग जो है यातायात की दृष्टिकोण से
बहुत ही मार्मिक जगह है, और वहाँ पर बैठवा दिया और ट्रैफिक को जाम करा दिया। और दिल्ली के लोग जो है बहुत घूम घूम करके काफ़ी वो जाने को मजबूर हुए। किसी का स्कूल छूटा, किसी का दफ्तर छूटता था, और जो महज 15 मिनट की यात्रा थी वो घंटों 2-2 घंटों लगते थे। तो इस तरह से इन देश विरोधी ताकतों ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हमारे माताओं और बहनों का इस्तेमाल किया। और देश ने देखा होगा कि वहाँ पर ये शशि थरूर आया था, वो गद्दार शशि थरूर भी आया था, वो गद्दार दिग्विजय सिंह भी आया था, वो देश विरोधी अरुंधति राय भी दिखी थी। और सब के सब जो है हमारे उन माताओं और बहनों के दिमाग को जहरीली दिमाग में जहर सब भर रहे थे। ये देश ने देखा होगा, और श्री मोदी जी ने भी देखा होगा। और इसके बाद उसमें जो ये हमारे मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और इसमें सबका प्रयास की बात करते हैं। खैर मान लीजिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी, एक भी नेता और एक भी मंत्री वो सैन बाग में बैठी हुई उन माताओं और बहनों के पास समझाने नहीं गया, निवेदन करने नहीं गया। ये देखिए इनकी मंशा और इनकी अप्रोच। और दूर दूर से ही तमाम यानी सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो है अपमानजनक बातें कि ये बिरयानी बन रही है, 500 रुपये मिल रहे हैं, पता नहीं क्या, पता नहीं। यही तो इनकी मानसिकता है। लेकिन कोई गया नहीं उनको समझाने के लिए। और ये इनकी प्रवृत्ति जो है वो जमाने से है। ये कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से कभी मिलते नहीं हैं, कभी उनके साथ आदर के साथ उनसे मेलजोल नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, चुनाव के वक्त में जरूर वो पैर छूने चले जाते हैं। इसके अलावा जो है इनकी कभी मंशा नहीं रहती कि भाई कि जो अक्सर जो है झूठ और अफवाह का शिकार वो रहती हैं हमारे, और खासकर हमारा वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का पूरा समाज ही जो है झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार बनता है। ये भारतीय जनता दल ने कई बार बताए हुए, और ये सच्चाई भी है। तो ये जो है उन माताओं और बहनों के पास एक गए नहीं, और फिर यानी पूरे उस तबके को इन जो देश विरोधी ताकतें हैं इनके हवाले छोड़ दिया। तो खैर इस संबंध में भारतीय जनता दल जिसके पास इतना साधन भी नहीं है, वो जाने का प्रयास किया, थोड़ा समझने का प्रयास किया, निवेदन करने का भी प्रयास किया, और सीमित साधनों में और उस विकट घड़ी में जिसमें कि रात के 11 बजे थे और हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी, तब भी मैं और भारतीय जनता दल के कुछ पदाधिकारी भी गए थे, और जो समझाना था, जो कहना था, जो उन माताओं और बहनों को संदेश देना था वो दिया गया। और हालांकि बिजली कटी थी और भाषण देने वालों में हमारा नाम भी लिखा गया था। जब तो बिजली के अभाव में वहाँ की माताओं और बहनों ने कहा कि अंकल जी बिजली तो नहीं आएगी और आपका भाषण नहीं हो पाएगा, तब तक एक न्यूज़ 18 इंडिया का वो लाइव चल रहा था। तो किसी ने कहा कि अंकल जी इसी में आपको जो कहना है कह दीजिए। और जो माहौल उसमें था कि हम उनका समर्थन करने आए हैं, तो हमने जब बताना शुरू किया कि माताओं और बहनों, आप लोग एक बहुत बड़े भ्रम का शिकार
शिकार हुई हैं और शिकार हो रही हैं। और ये जो स्वार्थी तत्व हैं, खास करके देश विरोधी तत्व हैं, आप ही के कंधों पर बंदूक रख करके अपने निहित स्वार्थ को साध रहे हैं। तो वो जो एंकर था न्यूज़ 18 इंडिया का, तो उसने हमसे उल्टा सवाल किया, तो क्या आप इनका समर्थन करने नहीं आए हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हम तो इन माताओं और बहनों को, यानी जिस भ्रम और जो जहर भर करके इनके मासूम दिलो दिमाग में भरा गया है, उस स्थिति से इनको निकालने के लिए इनसे निवेदन करने के लिए आया है। और हमने और उसमें बहुत खतरनाक किस्म के नारे भी लग रहे थे कि छीन के लेंगे आज़ादी आज़ादी आज़ादी। हमने कहा भाई कि कैसी आज़ादी आप लोग मांग रही हैं? हमारा देश तो आज़ाद है। तो इस तरह का विशाला वातावरण वहाँ चल रहा था। इसके पहले भी देश ने देखा है कि एक साथ माता ये बहन कह रही थी कि ये मोदी देश को खा गया, कुछ बचा नहीं है, सिर्फ हड्डी बची है। उसकी छोटी सी बच्ची कह रही है मैं मोदी को मारूंगी, मैं मोदी को मारूंगी। इस कदर जो है झूठ और अफवाह का वो माने वातावरण जो है वो विषैला हुआ था। तो ये देश ने देखा होगा। तो वहाँ पर जब हमने ये बात कही कि हमारी ये माताएं और बहनें बहुत बड़े भ्रम का शिकार बन के बैठी हैं और अपना नुकसान कर रही हैं, तो न्यूज़ 18 इंडिया का जो एंकर था, जो लाइव टेलीकास्ट करवा रहा था, तो उसने तो एक बार जो है सवाल किया, तो उसने एक बार सवाल भी किया, तो क्या आप इनके समर्थन में बिल्कुल नहीं आए हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, और सारी बातें मैंने उनको समझाया। और खास करके जो फोटो भी टांगे थे राम प्रसाद बिस्मिल का, तो हमने पूछा कि ये फोटो किसका है? तो वो माताएं बहनें कह रही थी कि ये अशफाकुल्ला का फोटो है। हमने उनको मोबाइल से निकाल करके दिखाया कि ये अशफाकुल्ला जी हैं, हमारे बहुत महान अमर शहीद हैं इस मुल्क के। तब मैंने कहा ये लगाना है तो दो इनकी फोटो इनका जो है पोस्टर बनवाइए और यहाँ पर टांगिए। तो फिर जब मैंने ये कहना शुरू किया कि भाई ये हमारी माताएं और बहनें बहुत बड़े भ्रम का शिकार हैं और ये इनको इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए ही हम आए हैं, समझाने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। तब वो एंकर, हालांकि चूंकि वो लाइव टेलीकास्ट है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात सत्य है कि तब वो एंकर बोला, जो उसने बोला वो हमने कई एपिसोडों के माध्यम से ये बात बताई है, और वह बीजेपी और श्री मोदी जी की आंख खोलने वाला है। लेकिन ये सब तो इतने घमंड में है, इतने अहंकार में है कि ऐसी बातों का असर नहीं होता बीजेपी वालों को। लेकिन वाकई में कोई उसको ढंग से सुने और ध्यान दे तो वो आंख खोलने वाला, या मतलब कि आई ओपनर है। उस एंकर ने कहा कि इस बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, ये उसके अल्फाज थे कि इस बीजेपी को डूब कर मर जाना चाहिए, कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। बीजेपी के लोग फिर से उसको सुन ले। उस एंकर ने कहा देखिए, मैंने बात उसी की नहीं सुननी चाहिए कि तमाम वो हजारों लाखों का मजमा है, कोई हाथ हिला करके और इस तरह से यानी तमाम फैन फेयर और हाइप करके अपनी बात कहे। हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं और जो साधारण किस्म के हैं, गांव गिराज के हैं, यहाँ की गरीब भारतीय भाई बहन, कोई भी अच्छी बात कह सकता है, लेकिन उस बात को महत्व देने वाला चाहिए और समझने वाला चाहिए। तो उस एंकर के उद्गार थे जब मैंने वहां पर बैठी हुई
माताओं और बहनों से ये समझा करके जब मैं ये निवेदन कर रहा था, तो उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। और वो प्रतिक्रिया जो है इस भारतीय जनता पार्टी के लिए, श्री मोदी जी के लिए भी वो आंख खोलने वाला था, आई ओपनर था। जो कि उसने कहा था कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। वाकई में, और मैं भी समझता, अरे ये पार्टी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे 12 करोड़ जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, वो किस काम के लिए? 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी आखिर किस काम के लिए? कि एक भी पदाधिकारी, एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता और एक भी मंत्री नहीं गया उन माताओं और बहनों से को समझाने के लिए और उनके मस्तिष्क में भरे हुए जहर को निकालने के लिए, और ये मुल्क के लिए जो है वो बहुत जरूरी था, बहुत ही आवश्यक था। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोगों में जो जहर भरा हुआ है, उस जहर को निकालना जो है इस देश का और हर पार्टियों का, बाकी पार्टियां तो उनका इस्तेमाल करती हैं और जो है उनके दिमाग में जहर ही भरते हैं। लेकिन जिसको भी इस मुल्क की चिंता है, खास करके जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है, उसका ये परम कर्तव्य बनता है कि उनके पास जाए, निवेदन करे, समझाए, ये काम है। हमारे पास और हमारी भारतीय अवाम ताकत दल के पास तो उतने साधन भी नहीं थे, लेकिन सीमित साधनों में ही, सीमित लोगों के साथ ही ये निवेदन मैंने किया, और जिसको कि वो एंकर वो पहचान गया, और उसका स्वाभाविक उद्गार भी आया कि भारतीय जनता पार्टी को या बीजेपी वालों को डूब करके मर जाने चाहिए, जो काम उसको करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं भाई, अपनी माताओं और बहनों को समझाना करना, उनसे निवेदन करने का सबका कर्तव्य है, और इसमें ये नहीं देखना है कि ये मैं कर रहा हूं या कोई भी कर रहा है, ये कर्तव्य सबका है। अब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये विषय उसका है। और फिर जो कृषि कानून थे, कृषि कानून अच्छे या बुरे थे, लेकिन उसको देखने से लगता था कि कोई उसे नुकसान नहीं था। एक खुले बाजार की ओर एक प्रयास था कि हमारे जो किसान भारतीय भाई बहन हैं उनको बिचौलिए से आगे यानी आड़तियों से उनसे मुक्ति दिलाते हुए खुले बाजार में जहां वो अपना माल, अपना सामान बेच सकते हैं, ये इसके लिए एक वो रास्ता था और प्रोत्साहन था। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि ये मुट्ठी भर देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, खास करके वामपंथी और ये जेएनपीसी वाले, इनके लोग जो है जहर या माने झूठ और अफवाह का जहर फैला ले जाते हैं, और उसकी काट जो है ये बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं कर पाते हैं। ये समस्या की जड़ है। मैं फिर से समझा रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि मुट्ठी भर वाम दलों के और एनपीसी के लोग जो है हमारे भारतीय भाई बहनों के दिमाग को पॉइजन कर जाते हैं या करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके दिमाग में भरे हुए जहर को निकाल नहीं पाते हैं, और ये बीजेपी की सबसे बड़ी निकम्मापनी है। और पता नहीं इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी किस काम के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और सत्ता हथियाने के लिए ये है। लेकिन जहां पर देश को आवश्यकता है कि जा करके निवेदन करके मिलजुल बढ़ा करके हमारे जो भारतीय भाई बहन ये वामपंथियों के और जेएनपीसी के द्वारा
द्वारा फैलाए गए और भरे गए झूठ और अफवाह का शिकार बनाते हैं, उनको उस विकट कठिन और विकट स्थिति से निकालने के लिए ये बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता जाकर वहां प्रयास करें, ये बिल्कुल नहीं दिखता। और हद तो वहां तक हो गई है, देखिए अभी इस संबंध में हालांकि ये विषय भटक जाएगा। ये देखिए मशीनरी का दोष हो सकता है कि मशीनरी माने इसका माने जो सरकारी तंत्र का, और सरकारी तंत्र का दोष तो है कि कोई स्कीम आप लाइए, कोई योजना लाइए, तो हम नहीं कहते हैं कि पूरा वो विफल होता है, लेकिन काफी अंश जो है उसके अमल में जो लाने वाली जो माने जो सरकारी तंत्र है माने और उसकी जो आदत है, उसके कारण जो है वो पूरी सफलता को माने पूरी सफलता को वो प्राप्त होता नहीं है। ये अक्सर ये समस्या रहती है। और इस तरह की क्या सरकारी तंत्र जो है इन्हीं सबों ने बनाया है। कौन सबों ने? इस जीएनपीसी ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी, वो जो है सरकारी तंत्र में जो मोर्चा है, जो जंग है किस बात का, एक तो वो भ्रष्ट होता है। सभी भ्रष्ट नहीं होते, लेकिन यदि कुछ ऐसा है तो ये उनकी विशेषता है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई कि यदि तालाब में एक भी मछली गंदी है तो पूरे तालाब को गंदा करती है, उसका गंदगी तो फैलती है ना। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है जो सरकारी तंत्र की वो उसमें से कुछ तबका भ्रष्ट होता है, पक्षपाती होता है, हरामखोर होता है। ये इसके गुण होते हैं। और बगैर पैसे के जो है वो माने कितनी भी अच्छी स्कीम हो, जनता की भलाई को हो, वो करता ही नहीं, आपको दौड़ाता है। तो इसीलिए जो है वो सरकार के प्रति भी विरोध बढ़ता है। और स्वाभाविक है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के दोष को, इस तरह सरकारी तंत्र के दोष को वो दूर करे। लेकिन उसी के चलते इस तरह से ये फैलाए रहते हैं। इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग, जीएनपीसी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग कि लगता है कि ये बुराई, सारी बुराई जो है वो बीजेपी लाई है। तो ये एक तो मैंने एक पक्ष रहता है। दूसरा, ये देश को मालूम है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में जो आर्थिक जो है वो मजबूती के लिए जो ढांचा खड़ा किया जा रहा है, हमारा जो रेलवे का जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, और कई उसकी वो योजनाएं बन रही हैं, और जो हाईवेज का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, वाइडनिंग हो रही है हाईवेज का, एक्सप्रेसवे का पूरा नेटवर्क पूरे देश में, यहाँ तक कि हमारे देश के दुर्गम स्थानों पर भी, हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ भी मैंने हाईवेज का जाल, हाईवेज का जो है वो मॉडर्नाइजेशन, उसकी वाइडनिंग और एक्सप्रेसवे, और वहाँ भी जो है रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं, और सीमाओं पर भी सड़कें बन रही हैं, सीमाओं पर भी रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। तो अच्छा, और फिर आर्थिक जो है वो आर्थिक तेजी के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल नोड्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, भारतमाला, सागरमाला और भी कई इस तरह से, और खास करके आपका बुलेट ट्रेन, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों का जो है मुख्य रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, नए वो माने वो हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स, और उनमें भी कुछ
जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब काम किए जा रहे हैं। वो भी कब? कोविड के पीरियड में, जिसमें कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं और दम तोड़ रही हैं। ये बात बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन हमारे भारतीय भाई बहनों को समझाने में बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं। देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जब ये देश विरोधी ताकतों द्वारा फैलाया गया जहर जो है हमारे भारतीय भाई बहनों के मुंह से जब निकलता है तो बहुत दुख होता है कि ये देश के दुश्मन है। मैं जेएनपीसी कितनी खतरनाक है इसके विषय में एक शब्द नहीं। समाजवादियों का जो गुंडा राज है और जो उनका दादाओं का राज रहता है, माफियाओं का राज रहता है, और जो माताओं और बहनों और बच्चों की सुरक्षा बड़े खतरे में रहती है। धन उगाही, फर्जी बैनामा और संपत्तियों पर कब्जा, ये अभिशाप जो है वो समाजवादी शासन काल में लोगों ने इसको झेला हुआ है। ये चीज लगता है कि जनता भूल गई है और उसी जनता के दिमाग में उन्हीं समाजवादियों ने ये भर दिया है, ये मोदी चोर है, मोदी फेंकू है, मोदी झूठ बोलता है और कोई विकास नहीं हुआ है। तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन समाजवादी क्या है यह देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है, जनता जानती है। बहुजन समाजवादी पार्टी क्या है देश ने देखा है। और ये जेएनपीसी इस देश के लिए कितनी खतरनाक है। और हालांकि अब यही तो दुष्टता है कि ये भारतीय जनता दल को बुरा लगता है कि जेएनपीसी कितनी खतरनाक है और कितनी गद्दारियां माने इसके गद्दारियों का इतिहास है पूरा। तो ये बीजेपी जो है इस जेएनपीसी के सारी गद्दारियों को ढकने वाली और उसको बचाने वाली, या अंग्रेजी में कहा जाए कि इसको कोर्डोनिंग करने वाली। और इसी बीजेपी ने ये सपा के लोग तो मर चुके थे। कोविड के दौरान इनका अता पता नहीं था, लेकिन वही योगी आदित्यनाथ जी ने पंचायत का चुनाव करा करके फिर से इनको जिंदा कर दिया। तो इन देश विरोधी समाज विरोधी ताकतों की रक्षा करने वाले और उनको ताकत देने वाली यही देश विरोधी और गद्दार पार्टी है बीजेपी। उसका सारा विकास किया हुआ सब बेकार हो जाता है। तो वो शाहीन बाग वाली बात, मैंने शाहीन बाग तो एक बहुत ही क्या कहने के एक माने लोगों की आंख खोलने वाला है, लेकिन उसके प्रति इनका रवैया क्या है बीजेपी वालों का, यह भी देश ने देखा है। फिर इसी शाहीन बाग की तर्ज पर माने वही तत्व जो है वो गली रोकने लगे रास्ता, और खासकर दिल्ली में। तो इस पर और भी हिंसा भड़की, और वो हिंसा कराने वाला फिर उसी केजरीवाल का वो ताहिर हुसैन था, और शर्जील अहमद और शर्जील अहमद का भी रोल था, लेकिन ये सब के सब वो केजरीवाल के थे। अब देखिए, सीए के नाम पर जो हिंसा हुई, इसमें मुख्य जो है भूमिका इसे जेएनपीसी की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इत्यादि, या उसके सती तरूर और दिग्विजय सिंह और देश ने यह भी देखा होगा
कि पीएफआई जो कि इसकी एक शाखा है, इसी जेएनपीसी के द्वारा पाली गई एक शाखा है पीएफआई, उसने 200 करोड़ जो है विदेश से मंगाया था। उस और जो भी मंगाया था अपने देश में दंगा वो करवाने के लिए, अशांति फैलवाने के लिए, हिंसा करवाने के लिए, देश को अस्थिरता में झोंकने के लिए। तो उस मंगाए गए विदेश से पैसे को इस पीएफआई ने काफी उसका हिस्सा जेएनपीसी वालों को दे दिया था। ये तो उसमें के जो है समाचार पत्रों या टीवी चैनलों पर भी ये न्यूज बिल्कुल तैर रही थी, फैल रही थी कि करीब 80-90 करोड़ जो है इसी को दिए गए थे, कपिल सिब्बल को। लेकिन यही मोदी महोदय की देश के खिलाफ गद्दारी है कि कपिल सिब्बल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये और गद्दार केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई करेंगे सिर्फ जो है जो उनके छुट भैये हैं, जो उनके छुट भैये हैं, ये अमानतुल्ला, ताहिर हुसैन और शर्जील अहमद। तो ये इनकी यही तो है अवाम विरोधी और देश के खिलाफ गद्दारी के नमूने। और तब भी ये कहते हैं कि सबका साथ है, सबका विश्वास है। सबका साथ, सबका विश्वास हो नहीं सकता। आपको साथ सिर्फ जो है देश के दुश्मन और देश के गद्दारी आपका साथ भी दे रहे हैं, और उन्हीं का आप पर विश्वास भी है कि आप उनकी रक्षा करेंगे। दूसरी बार कृषि कानून बना, फिर वही जेएनपीसी के लोग, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस के लोग, वामपंथियों को वहां पर पंजाब में भी और भी जगहों पर उनको कॉमरेड कहते हैं। तो इन दोनों ने जिस तरह से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अपने झूठ और अफवाह का शिकार बनाया सीए के नाम पर, उसी तरह कृषि कानून के नाम पर वो झूठ और अफवाह का शिकार बनाया कि इनकी ये वही मोदी सब बेच रहा है, सब बेच दिया उसने, हवाई जहाज, रेल वगैरह सब बेच दिया। अब ये आपकी जमीन भी बेच करके वो पूंजीपतियों के या उद्योगपतियों के हाथ में ये बेच कर दे देगा। इस तरह का जहर जो है वो उन समूह ने फैलाया। फिर इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी वो कहाँ थे कि उनके द्वारा फैलाए गए जहर को ये काट सकें, उसका निदान कर सकें। यही तो मैंने ये तो दिखाता है कि किस तरह से ये बीजेपी जो है देश विरोधी ताकतों की रक्षा करती है। तो और मोदी महोदय जानते थे कि इस तरह का उकसावा, इस तरह का भड़कावा वो पंजाब के किसान भारतीय भाई बहनों के दिमाग में भरा जा रहा है, लेकिन इन्होंने पूरा मौका दिया। अरे कोई देशभक्त किस्म का प्रधानमंत्री होता, वो तुरंत जो है अमरिंदर की सरकार को बर्खास्त करता और वहां जो है केंद्रीय बल लगाता, सेंट्रल फोर्सेस लगाता और वहीं पर उसको सीमित कर दिया होता। लेकिन यह मंशा मोदी जी की नहीं है। मोदी जी कितने धोखेबाज हैं इस देश के लिए कि इनको मालूम था और सब कुछ मालूम था कि पंजाब की सरकार और वहाँ की जेएनपीसी, वहाँ की कांग्रेस और ये वाम दल वाले हमारे किसान भारतीय भाई बहनों को, और उसमें जो अड़तिया थे,
बड़े बड़े अड़तिया, वो भी जो है किसान भारतीय भाई बहनों के दिमाग को पॉइजन कर रहे हैं और दिमाग में वो झूठ और अफवाह का जहर भर रहे हैं। तब भी ये 12 करोड़ कही जाने वाली 12 करोड़ के पदाधिकारी कार्यकर्ता कही जाने वाली बीजेपी और उनके मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जानबूझ करके ये उन्होंने होने दिया। और उन्होंने यहाँ तक होने दिया कि फिर वो ट्रैक्टर मटर ले करके जो है आकर दिल्ली को घेर लिया, सारी सड़कों को जाम कर दिया। और अब इसमें सिर्फ वामदल वाले और जेएनपीसी वाले ही शामिल नहीं थे। अब जो है जो देश विरोधी ताकतें भारत के बाहर और जो आतंकवादी माने संगठन खालिस्तानी, वो भी शामिल हो गए। और भी जो भारत विरोधी जो और भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो और भी जो इदारे हैं, और उसकी जो है ग्रेटा थनबर्ग, मियाँ खलीफा और भी लोग जो इसमें शामिल हो गए। टूल किट भी आ गया कि कैसे आग लगानी है भारत में, उसका टूल किट भी बना, सब कुछ बना। ये मोदी सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि इसमें इस स्थिति में आग लगाने वाले सिर्फ जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चन्ना चौकड़ी, काकस और वामदल वाले, ये मालूम। और उसके साथ जो है वो खालिस्तानी एलिमेंट। अरे ये टिकैत मिकैत तो जो टिकैत हुआ, किसान आंदोलन हुआ, ये सब सिर्फ ये मुखौटा, लेकिन असली किरदार जो है, असली कल्प्रिट या अपराधी, ये जेएनपीसी और वामदल वाले। तो इन समूहों की रक्षा करेंगे। ये है गद्दारी हमारे मोदी जी की। और फिर महीनों दिल्ली के लोगों का जीवन नारकीय हो गया। न वो कहीं जा सकते थे, न कहीं आ सकते थे। मजदूर, जो गरीब मजदूर भारतीय भाई बहन, जो कि दैनिक आमदनी पर ही उनकी जीविका निर्भर रहती है, उनके धंधे छूट गए। उनको जीना, मैंने जीवित रहना मुश्किल हो गया। फिर वही जो है कोविड वाली स्थिति आ गई, और कोविड का कहर जो है जो बैठाए गए थे, और ये सब जो है मासूम, यानी मासूम किसान भारतीय भाई बहनों को भी शिकार बनाया और बैठा दिया। और उनमें कोविड का पीरियड चल ही रहा था और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बड़े जो आंदोलन मैंने कि बड़े आसानी से बंद किया जा सकता था। और ये मोदी महोदय न भूलें कि यही जेएनपीसी की सरकार, जब उसका वक्त था, और वो यानी नरसिम्हा राव की सरकार के जमाने में लाल किले को किसान जब घेरे थे, तो उन्हीं किसानों को पीट करके भगाया गया था। जो राज्य सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में जेएनपीसी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और जगहों पर पीटे गए हैं, मारे गए हैं। लेकिन ये कायरता जो है, ये देश ने देखा है कि ये कितनी बड़ी कार किस्म की ये बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, कि इन्हीं देश विरोधी ताकतों के आगे वो किस तरह से वो घुटने टेक रही है। देखिए, इसको बीजेपी के सिपह सालार कुछ और भले वो कह रहे हैं कि हम तो इसको बचा रहे थे कि एक भी मारा गया तो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जाएगा। अरे इंटरनेशनल की चिंता क्यों करते हैं यार? देश हित में आप काम करिए। इंटरनेशनल की जो भूख होती है वह देश के लिए बहुत ही महंगी पड़ती है। इंटरनेशनल मैंने रेपुटेशन और अंतर्राष्ट्रीय मशहूरियत के ही चक्कर में मैंने जो जेएनपीसी के जो सिपह सालार और चमचे कहते हैं,
कहते हैं कि भाई वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको संबंध बनाने होते हैं, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर होना, मशहूरियत का जो नशा है, ख्वाब है, वह देश के लिए बहुत महंगा पड़ता है। यह पाप जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू कर चुका है। तो देश की सोचिए कि लोग वो देशों से संबंध खराब हो जाएंगे, वो कुछ नहीं। देश हित में काम करिए, देश मजबूत रहेगा। अरे इतना भी आपको नहीं मालूम है कि जो चीन है वो जो अपने हित में काम करता है और दुनिया को जो है वो ठेंगा दिखाता है। तो खैर एक झूठा बहाना कि वो क्या हो जाता, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करते, ये बहुत घटिया किस्म का तर्क है। लेकिन ये अपरेंटली ऐसा लगता है, लेकिन ये वाकई में इन सारी देश विरोधी ताकतों को ये रक्षा करते हैं ये मोदी जी। इतना होने पर, और यही नहीं, जरा देखिए मैंने कि हमारे दिल्ली के लोगों का नारकीय जीवन होने दिया, और दिल्ली के करोड़ों लोगों का, और दिल्ली के आसपास जो छोटे छोटे किसान थे, जो कि अपना थोड़ी बहुत सब्जी फल को उगा करके दिल्ली की सब्जी मंडियों में अपना वो बेच करके अपना गुजारा करते थे, वो भी दिक्कत में पड़ गए हो। और हमारे जो गरीब जो मजदूर भारतीय भाई बहन थे जो मजदूरी कर रहे थे दिल्ली में, उनके भी धंधे छूट गए, दैनिक आमदनी उनकी बंद हो गई, जीने के लाले पड़ गए। ये सब जो है नारकी कष्ट आपने इन देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने टेक करके दिया है। अब फिर भी आप कहते हैं कि सबका साथ और सबका विश्वास। और देश ने देखा होगा कि किस तरह से विदेशी फंड आते थे, किस तरह से जो है किसान आंदोलन के नाम पर जो है ये देश विरोधी जो तत्व हैं वो उनके ठाट बाट, वो मैंने क्या करनी, मसाज पार्लर और भी चीजें चल रही थी ठाट बाट से। और भी जो करीब 76,000 करोड़, कोई कहता है 76,000 करोड़ कहता है, कोई 1 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ भारत का। वो सिर्फ इसलिए कि आपकी जो मंशा है मोदी जी, इन देश विरोधी ताकतों की रक्षा करना। और ये भी जान लीजिए कि जो देश विरोधी ताकतों की रक्षा करता है वो देश विरोधी खुद होता है, देश का गद्दार होता है। और इतना ही नहीं, लोकसभा में यानी इतना सब जो और अच्छा, उसमें यानी हमारे राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन आपकी यही कायरता जो है कितनी महंगी पड़ी कि आपने अपने ही दिल्ली पुलिस के जवानों को अपने इन्हीं देश विरोधी तत्वों के द्वारा पिटवा दिया, आपने घायल हो गए। और एक देश विरोधी तत्व जो है वो तो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान के ऊपर जानबूझ करके ट्रैक्टर चढ़ा करके जान वो ले रहा था। हालांकि उसको कोई ये पत्रकार था, वो भी देश का दुश्मन ही था, वो राजदीप सरदेसाई उल्टी की कहानी वो बना रहा था। तो आपका जो ये काम है, सारी देश विरोधी ताकतों को पाल के रखना, ये बहुत बड़ा देशद्रोह है आपका, बहुत बड़ा देशद्रोह है। देश लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं, और राष्ट्रवाद के नाम पर आपने वोट लिया है, और कितने राष्ट्रघाती आप साबित हो रहे हैं, यह देश देख रहा है। और तो राष्ट्रीय दिवस के दिन जो है
आपने इन आतंकवादियों को पूरा मौका दिया कि हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़े, और फिर हमारे राष्ट्रीय गौरव पर हमारा राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके आतंकवादी झंडा, हालांकि इसकी चेतावनी जो है वो कोई पन्नू करके पहले दिया था कि जो 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 वहां पर माने लाल किले पर ये आतंकी झंडा फहराएगा उसको लाख या $1.25 का इनाम उसने रखा था। लेकिन आपने जानते हुए जिसकी चेतावनी जो है वो पहले से वो आतंकवादी दे रखा था, ये जानते हुए भी आपने पूरे मौके दिए। दिल्ली पुलिस वहां खड़ी थी, लाल किले के अंदर जो है हमारी सेना की छावनी भी थी। थोड़ा भी इन सबको आदेश होता तो उन आतंकवादी तत्वों को 1 मिनट में भून करके भून दी होती हमारी सेना या हमारी दिल्ली पुलिस। लेकिन आपने सब उन्हें दिया। झूठा तर्क कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश बदनाम होगा, क्या होगा, संबंध खराब हो, बिल्कुल गलत। अपने पापों को ढकने का एक बहुत ही घटिया किस्म का और घिनौना किस्म का तर्क। यदि देश विरोधी ताकतों को कुचलने आपको नहीं आता है तो गद्दी आप जो है छोड़ दीजिए। आप विकास का हुआ और उसके चकाचौंध दिखा करके आप जो है वो देश विरोधी ताकतों को पालिए और उनके दुष्प्रचार को पालिए। अब आपके साथ पता नहीं है कि मैंने गांव में, खास करके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव में, सिर्फ जो है जो आपके अच्छे काम को की कोई बात ही नहीं है। बस ये बात हो तो बताइए। ये हमको बर्दाश्त नहीं होता कि जिस तरह से ये सब जहर भरे रहे हुए हैं। कहते हैं कि मोदी चोर है, मोदी झूठा है, मोदी फेंकू है। तो आप कैसे हैं, फेंकू है कि नहीं है, चोर है कि नहीं है, इस पर हमको दुख नहीं होता। ये होता है कि भाई कि जो सबसे बड़े अभिशाप है समाजवादी पार्टी के लोग, जो कि माफिया राज, गुंडा राज, उगाही और फर्जी बनामा, किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेना और पूरे देश में एक दहशत, उसकी बात जो है उसकी बात पर संवेदनशील न होते हुए बस मोदी चोर है, मोदी फेंकू है और मोदी जो है झूठा है, उसने संवेद दिया। तो ये निकम्मापनी जो है, निकम्मापनी नहीं, शायद ये जानबूझ करके आप जो है उसको स्पेस दे रहे हैं। और फिर जेएनपीसी कितनी खतरनाक है, उसके खतरनाक करतूतों को आप जनता में जाने नहीं दे रहे हैं। जेएनपीसी का ये राहुल गांधी कितना बड़ा गद्दार है इस देश का। सोनिया गांधी जो है वो कितनी बड़ी गद्दार है। और ये प्रियंका टहल रही है ना यूपी में, कोई भी बीजेपी वाला नहीं कह रहा है कि भाई ये चोरनी है, कोई नहीं कह रहा। वो कह रहे कि हम जो है स्कूटी बांटेंगे, वो करें, कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई कि तुम स्कूटी कहां से दोगी, ये पैसा किसका है। यानी इसी देश की चोरी करके फिर उसी के भरोसे लॉलीपॉप दे करके वोट छीनना। तो आपकी मंशा ही जो है देश विरोधी है, भारत विरोधी है, और आप कहते हैं कि हम जो है वो राष्ट्रवादी हैं। अरे जिस महंगाई को ये सब कह रहे हैं, ये आपको भी पता है कि मोदी महोदय, आपको पता है कि जो इन सबों के द्वारा लूट करके विदेशी बैंकों में जो है वो काला धन जमा है, कम से कम जो माँ बेटे का ही, जो कि इसमें जो रिपोर्ट है कि 190 लाख करोड़ वही ला करके इसे तेल पर, डीजल, पेट्रोल पर जो है आप सब्सिडी दे देते तो काफी जनता को महंगाई से राहत मिल जाती और इन समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतों को मौका नहीं मिलता। लेकिन नहीं, आपकी मंशा है कि उनके द्वारा लूटे हुए काले धन को भी बचाना है। यही आपकी वो गद्दारी है। देखिए सारी बातें जो बताई जाती है, इस वीडियो को जब बीजेपी वाले देखते हैं, उनके सिपह सालार देखते हैं, वो किस रूप में लेते हैं, हमको बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात का होता है कि
इतनी सामग्री जो है अपने देशवासियों के लिए, अपने भारतीय भाई बहनों के लिए और बीजेपी वालों के लिए भी बताई जाती है, फिर भी वो भारतीय आवाम ताकत दल के पीछे पड़े रहते हैं कि 2 महीने रुक जाइए, इनको योगी बनने दीजिए। क्यों बने दे भाई योगी को? जो योगी जो है कह रहा है कि चचा जान, भाई जान, अब्बा जान, ये क्यों बोलता है वो? क्या उसकी दृष्टि में या कुछ उसके चमचों की दृष्टि में ये संबोधन जो है वो हैं, घटिया हैं, निकृष्ट हैं? तो योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों की समझ पर तरस आता है। पिताजी, अम्मा जी, बाबूजी और हमारी माता, उसी तरह से ये सम्माननीय अल्फाज हैं, भाईजान, चचा जान ऊपर है। तो इतनी समझ आप रखिए योगी जी। और जो कुत्सित वो मानसिकता उसकी, हालांकि मैंने सुना था, कुछ विषय ये भटक जाएगा, तो किसी ने पूछा था कि आपने ऐसा जो नामों बदल रहे हैं, अयोध्या मैंने इसका फैजाबाद का अयोध्या वगैरह जो है, और इलाहाबाद का प्रयाग, तो कह रहे थे कि इससे जो है वो समाजवादियों ने भी नाम बदला है। जो मायावती ने जो काशीराम के नाम पर और भी उनके नेताओं के नाम पर रखा था सारा नाम जो है वो इन समाजवादियों ने बदला है। लेकिन वो बात प्रचार में नहीं है, बताते कि नाम बदलने वाले तो ये हैं। तो आपकी सही बातें भी आपके 12 करोड़ कार्यकर्ता बता नहीं पाते हैं, और उनकी सारे पापों को जो है वो जो है ढक ले जाते हैं। और इसके सारे के विपरीत इनके मुट्ठी भर के कार्यकर्ता आपके 12 करोड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है के रहते हुए भी वो मैंने झूठ और अफवाह तमाम वो फैला ले जाते हैं या फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। और आपके जो है 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो देखते रह जाते हैं। तो लेकिन बात इतनी साधारण भी नहीं है। निश्चित रूप से बीजेपी वाले जानबूझ करके, अरे लोग तो कहते हैं कि भाई क्षेत्रों में जो मोदी जी के नाम पर जो एमपी जीत गया, जो एमएलए जीत गया, वो दिखता ही नहीं है, और कार्यकर्ता भी नहीं दिखते हैं। ये लोग कब दिखते हैं? कोई मंदिर पर बात बोल दे, कोई गीता रामायण पर बात बोल दे, तो इस पर जो है वो लोगों की मानसिकता का मंथन कराते हैं, देश की बातों पर नहीं। तो खैर, अब चूंकि एपिसोड लंबा हो रहा है, लेकिन इस पर और भी विस्तार से वीडियो बनेगा और बोला जाएगा। और सबसे बड़ा धोखा आपका ये है, आपका बीजेपी का, सिर्फ राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन आप बीजेपी वालों के मानसिकता के अनुसार राष्ट्र का महत्व नहीं है। राष्ट्र का महत्व होता तो ये जब किसी ने सरेआम देश के खिलाफ एक गद्दारी की थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो उसकी ये गद्दारी सीधे जो है वो पात्रता रखती थी कि उसको सेना के हवाले जो है करना था, करना था या किया जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ राष्ट्र की बात आपके मुंह से, दिमाग में नहीं है, तो आपने उसको अदालत को आपने सौंप दिया। और उस अदालत ने क्या किया देख लीजिए। अदालत ने फिल्मी गाना लिख करके उसने उसको जमानत दी, और फिर वो ठाठ से जो है छाती तान के घूम रहा, अब वो कांग्रेस में आ गए। और शायद आपको मालूम नहीं है, मोदी जी अब जो है
टॉक शो जो है उसके नाम पर, उस गद्दार कन्हैया कुमार के नाम पर जो है जो टॉक शो सब चलवा रहे हैं। अरे वो लंबा गद्दारी का लंबा सिलसिला है। खैर इस पर अलग से फिर से वीडियो बनेगा। उस गद्दार कन्हैया कुमार उस गद्दार कन्हैया कुमार जिसने सरेआम यह नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। मोदी जी जरा इसको ध्यान से सुनिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसके साथ बहस करने के लिए बीजेपी अपना नेता भेजती है। और कोई अभी दो ही 3 दिन पहले राम कदम महाराष्ट्र वाला नेता आपने भेजा था। तो राष्ट्र को सम्मान देने का और राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है, पाखंड है। और राष्ट्रवादी का जो मुखौटा भी है वो भी पाखंड है। राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता होती मोदी जी तो इतना खतरनाक नारा ये दिलवाया कन्हैया कुमार। तो कोई भी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री तो माने सच्चे अर्थों में, कोई भी सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री होता, तुरंत इसको सेना के हवाले करता है इसको। और 1 मिनट में हमारी भारतीय सेना इसका निपटारा करती होती। और यही नहीं, इसके समर्थन में जो भी आया, राहुल आया, सीताराम येचुरी आया, डी राजा आया, केजरीवाल आया था, और जिसका आशीर्वाद लिया था इसने अखिलेश का, सबको सेना के हवाले। लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति जो है वो संवेदनशीलता नहीं है। बस कभी हिंदू धर्म, कभी मंदिर, कभी वो इस पर, इस संवेदनशीलता को हटा करके देश के प्रति संवेदनशीलता लाने की जरूरत है मोदी जी। और झूठ मूठ का राष्ट्रवाद का मुखौटा जो है वो उतारिए। देश विरोधी आप हैं। तो उसका अंजाम यही नहीं, जब उसने वो नारा लगवाया कि भारत के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इसके बाद तो देश विरोधी और भी तत्व हैं, जो देश विरोधी तत्व और भी देश में हैं, जिनको आप जो है स्लीपर सेल भी कर सकते हैं, वो सामने आ गए। ये न्यूज़ 18 इंडिया का वो एंकर किशोर अजवानी, उससे जो कि इसने अभी जो है वो दूसरी बार वो टॉक शो चलवाया। पहली बार जो है वो जब उसने टॉक शो चलवाया था तो ये कहा था, देखिए वो एंकर है, देखिए वो क्या बोला था कि अरे भाई इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। ये गद्दार किशोर अजवानी एंकर न्यूज़ 18 इंडिया का यह जो है उस टॉक शो में कह रहा है कि इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी हो गई। यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, चूंकि टुकड़ा तो हुआ नहीं। अब वो भारतीय अवाम ताकत दल का दिमाग खोल गया, मेरा भी, और उसको कहना पड़ा उस गद्दार को, और उन शब्दों में कहना पड़ा जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे शब्द जो है मेरे लिए बहुत ही असह्य है, लेकिन उसको आईना दिखाने के लिए उस गद्दार किशोर अजवानी को आईना दिखाने के लिए बताना पड़ा कि भाई वो गद्दार किशोर अजवानी, यदि तुम्हारे सामने कोई सिरफिरा किस्म का व्यक्ति जो है तो जो है तुमको तुम्हारी माँ बहन की गाली देने लगे, तो क्या तुमको क्रोध नहीं आएगा, तुमको गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हारा खून नहीं खोलेगा? जरूर खोलेगा। जबकि वो गाली देने वाला सिर्फ मुंह से बोल रहा है, सिर्फ मुंह से तुम्हारी माँ बहन के विषय में बोल रहा है। वह कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जो कि बोल रहा है तुम्हारी माँ बहन के साथ, लेकिन फिर भी तुम्हारा खून खोलेगा। तो जब अपनी बात हो तो एक पैमाना, देश की बात हो तो दूसरा पैमाना।
ऐसे लोग बहुत खतरनाक किस्म के गद्दार होते हैं, लेकिन ये मौका आपने दिया। उस गद्दार कन्हैया कुमार को सेना के हवाले न करके, क्योंकि इस तरह का सरेआम जो है वो लगाना, नारा लगवाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये हमारे देश की संप्रभुता, समझते कि नहीं समझते आप कि संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता या सार्वभौमिकता या सॉवरेंटी पर सीधा हमला है। और ये आपने बोला भी था, आप जो पिछले साल गए थे वो लद्दाख में, तो ये आप ही का भाषण था कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। तो संप्रभुता क्या होती है और किसको मानते हैं कि वो और किस चीज को मानते हैं कि वो हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण है। तो उस गद्दार कन्हैया कुमार के द्वारा इस तरह का नारा ही कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, या सीधा हमारे देश की संप्रभुता या सार्वभौमिकता या सॉवरेंटी पर हमला था। मोदी जी, यही आपकी गद्दारी बहुत है। लेकिन हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, ये भारतीयता के आधार पर एक होकर के ऐसी ताकतों को आपको नष्ट में नाबूद करना है, और नहीं करेंगे तो रातों दिन इनकी करतूत जो है हमारे आपके सिर पर वो गंदगी जो आती रहेगी और हम झेलते रहेंगे। तो इनको नष्ट में नाबूद करना है, इन ताकतों को, और एक सिरे से ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।